नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम में आपका स्वागत है। हम बीएड प्रथम वर्ष के अंदर जो कंपलसरी पेपर है बाल्यावस्था विकास वृद्धि उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम फर्स्ट यूनिट के तहत शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा का अर्थ, फिर शिक्षा और मनोविज्ञान के अंदर क्या संबंध है और इसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है या उसमें कुछ परिभाषाएं देखी हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा की है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है इसके बारे में चर्चा की है। इस चर्चा में हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार से संबंधित है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो अधिकतर जो क्या है वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक प्रकृति होने के पीछे क्या क्या कारण है, किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रकृति कार्य करती है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है कि इसमें समस्या का समाधान किया जाता है, उसको क्रमबद्ध रूप से देखा जाता है, तथ्यों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमने शिक्षा मनोविज्ञान के जो विधि के बारे में चर्चा की तो हमने कहा कि जिसकी जो अधिकांश जो विधि है वो वैज्ञानिक है। हालांकि रीति रिवाज, परंपराएं, मानव व्यवहार उसको सामाजिकता के आधार पर प्रभावित करता है, लेकिन जो इसका रिसर्च का जो कंसेप्ट है या किसी के बारे में अध्ययन करने का जो तरीका है वो वैज्ञानिक है। इस प्रकार से इसकी जो विधि है वो वैज्ञानिक मानी जाती है। तो वैज्ञानिक विधि के होने के क्या क्या कारण हैं इसके बारे में हमने चर्चा की है कि ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करती है। इसमें जो बातें होती हैं वो तथ्यात्मक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं, सार्वभौमिकता लिए होती हैं और कार्य कारण के बीच संबंध होता है कि किसी भी कार्य को होने के पीछे क्या कारण है इसका संबंधित इसमें किया जा सकता है। और एक प्रकार का जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम आगे की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी के लिए भी ये सार्थक है। फिर हम इसके अंदर विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो विधियों के अंदर सबसे पहले हमने विधि अध्ययन की थी कि शिक्षा मनोविज्ञान कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करती है। सबसे पहले जो हमने अध्ययन किया था निरीक्षणात्मक पद्धति या निरीक्षणात्मक पद्धतियाँ इसलिए हैं कि इसमें हमें दो विधियों का प्रयोग करते हैं, एक तो अंतर्दर्शन विधि का और एक बहिर्दर्शन विधि का। अंतर्दर्शन विधि में हमने अध्ययन किया था कि अंतर्दर्शन विधि है वो जब प्रयोगकर्ता अपने आप का अध्ययन करता है, अपने आप का अवलोकन करता है। निरीक्षण का मतलब अवलोकन करना होता है। तो इसमें जब अपने आप का निरीक्षण किया जाता है तो वो आत्मदर्शन विधि है। सीधी सी बात है कि प्रयोगकर्ता और विषय वस्तु एक ही होते हैं। दोनों वो अपने आप का अध्ययन करके निष्पक्ष रूप से जो परिणाम निकालता है उसको हम अंतर्दर्शन विधि है। सबसे आसान सी विधि है, लेकिन इसको वैज्ञानिक इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इसमें व्यक्ति निष्पक्ष रूप से होकर के अध्ययन नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं अपने आप में पक्षपात कर लेता है। दूसरी विधि है बहिर्दर्शन विधि के बारे में अध्ययन किया था। बहिर्दर्शन विधि के अंदर यही है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का या दूसरी वस्तु का अध्ययन करता है तो बहिर्दर्शन विधि है। बहिर्दर्शन विधि के अंदर हमने प्रयोगकर्ता और विषय वस्तु अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से हम किसी के द्वारा किसी का अवलोकन करते हैं, अपने आंखों के द्वारा अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कामेंद्रियां की सहायता से हम किसी का निरीक्षण करते हैं तो वो दूसरे का अध्ययन करना है तो बहिर्दर्शन विधि है। तो ये दोनों चीज़ों में एक थोड़ा सा अंतर था, आत्मदर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। जब अपने आप का अध्ययन किया जाए तो आत्मदर्शन विधि है, जब किसी दूसरे का अध्ययन किया जाए तो बहिर्दर्शन विधि है। तो अब जो हमने आगे की जो विधि है वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि है जिसको हमने इंटरव्यू मेथड कहते हैं। तो इंटरव्यू का नाम आपने सामान्य रूप से सुना हुआ है। कोई भी किसी को आवेदन करता है, अप्लाई करता है, तो जॉब के लिए अप्लाई करता है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करता है तो एक औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से एक साक्षात्कार या इंटरव्यू रखा जाता है जिससे कि वो उसके बारे में जाना जा सके, उसकी योग्यता के बारे में जाना जा सके कि जिस जॉब के लिए वो आया है या जिसके लिए हम उसको रखना चाहते हैं क्या वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, योग्य है या नहीं है। तो इंटरव्यू का मतलब जानकारी प्राप्त करना होता है किसी व्यक्ति को
संबंधित हम उसके डाटा को संग्रह करते हैं, डाटा के आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वो उस पद के लिए, उस योग के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसी प्रकार से और कई प्रकार के साक्षात्कार हैं जिसके अंदर हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो साक्षात्कार के अंदर दो चीज़ें होना महत्वपूर्ण हैं। एक तो साक्षात्कार जो इंटरव्यू का लेने वाला है और एक साक्षात्कार देने वाला है। तो अर्थ के अंदर हमने यही बात है कि सामान्य रूप से अपने इंटरव्यू कहते हैं कि जब आमने सामने बैठ करके कोई व्यक्ति चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो इंटरव्यू है। इसमें 2 या 3 आदमी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि एक 2 ही होंगे। आगे जो एक इंटरव्यू लेने वाली टीम है उसमें 2 या 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। किसी का इंटरव्यू आप ले रहे हो तो उसके अंदर भी 2 या 3 व्यक्ति एक साथ हो सकते हैं। तो एक निर्देशन प्राप्त करने, किसी को निर्देशित करने के लिए, गाइड करने के लिए, है ना, परामर्श देने के लिए, नियुक्ति के लिए, इस प्रकार से शोध कार्य के लिए भी साक्षात्कार लिए जाते हैं। तो साक्षात्कार है, उसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करें। तो एक गुड एंड हैंड में लिखा है कि किसी उद्देश्य से, महत्वपूर्ण बात है उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब जो अपने सामने देखा है ना, साक्षात देखा है तो साक्षात्कार। तो इसके अंदर इंटरव्यू का मतलब है कि एक तो उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई बात करते हैं, सामान्य रूप से कई बार अपने 2 व्यक्ति खड़े हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, उसको हम इंटरव्यू नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो एक आपका जो टाइम पास का भी हो सकता है कि आप खड़े हो, बातचीत कर रहे हो, सामान्य से हंसी मजाक कर रहे हो, है ना, किसी तीसरे व्यक्ति की बातचीत कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो, तो वो एक उद्देश्यहीन वार्तालाप है। आपका पास टाइम है, टाइम पास के लिए आप बातचीत कर रहे हो, शाम को कहीं चौपाल में बैठे हैं, हम बात ठाके लगा रहे हो, तो वो एक क्या है, साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं। इस प्रकार से साक्षात्कार है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो साक्षात्कार क्या है, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, तभी क्या है उसको हम इंटरव्यू कहें। दूसरा है एमके कोचर ने लिखा है कि साक्षात्कार 2 व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन होता है तथा वे किसी विषय के विचारों का, किसी विषय के संबंधित विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी विषय वस्तु पर आदान प्रदान करना क्या है, आपने सामने बैठ करके वार्तालाप करना, वो साक्षात्कार है। तो एक विषय वस्तु होती है, उसका उद्देश्य निश्चित होता है, उद्देश्य के आधार पर ही हम बातचीत करते हैं। जैसे कि अब कोई जॉब वैकेंसी निकली है, किसी प्राइवेट सेक्टर में निकली है, उन्होंने एक इंटरव्यू रखा है, तो सभी उसके लिए योग्य हैं, वो सभी वहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक निश्चित दिनांक है, वहाँ पर आएंगे और उसका इंटरव्यू होगा। तो उसके अंदर से जिसकी योग्यता अधिक है, पर्सनैलिटी ठीक है, तो उसका चयन हो जाएगा। इसका मतलब वो बारी बारी से क्या है, जो मैनेजमेंट है वो उसके सामने जा कर के अपने बारे में बताएगा, अपनी जो डिग्रियां प्राप्त की उसके बारे में बताएगा। तो वो आमने सामने में बैठ करके एक मिलन होता है, उस मिलन के तहत अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि आपको कितना ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर क्या वो इस योग के लिए, जिसके लिए वैकेंसी निकली है उसके लिए योग्य है या नहीं है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के अंदर एक उद्देश्यपूर्ण गंभीर वार्तालाप आमने सामने बैठ करके प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से 2 परिभाषाएं और हैं, जैसे पीवी युंग ने कहा है कि साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम काल्पनिक रूप से प्रवेश करता है, यानी काल्पनिक रूप से उसके जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है कि वो कितना उसका व्यक्तित्व है, क्या उसका जीवन है, जो उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। तो जो जिसके बारे में वो नहीं जानता है, उसको जानने का वो प्रयास करता है। इसी प्रकार से एक परिभाषा और है जेसी अग्रवाल की, कि साक्षात्कार में 2 व्यक्तियों के आमने सामने
दो व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में होते हैं, इनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उनकी समस्या को समझने और उसका समाधान करने में सहायता करता है। तो ये नहीं है कि आप जॉब के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब इसको योग के लिए ही उपयोग किया जाता है साक्षात्कार को। आपकी किसी की समस्या है तो वो आपके पास समस्या लेके आता है, तो आप उसकी समस्या को सुनते हो। वो तभी आता है कि आप उसको लगता है कि मेरी समस्या का निराकरण ये लोग कर सकते हैं, तो वो आपके पास समस्या लेकर आता है। आप उसको सामने बैठते हो, बैठ कर के बातचीत करते हो कि मेरी इस प्रकार की समस्या है, इसका किस प्रकार से हल निकाला जाए। तो हम उसकी समस्या को समझते हुए, जो कि हम का मतलब है साक्षात्कार लेने वाला, वो उसकी समस्या को समझते हुए उसके बारे में समाधान बताता है, उसको गाइड करता है, उसको परामर्श देता है, जिससे कि उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। या तो वो उसको समस्या को हल करने का उपाय बता देता है, या वो इस प्रकार से गाइड कर देता है कि वो समस्या को हल करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थिति आ जाती है। तो कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से। अब इन अर्थ के आधार पर और इसकी परिभाषाओं के आधार पर अब साक्षात्कार क्या है? आमने सामने बैठकर वार्तालाप है। तो एक प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है? मौखिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? मौखिक प्रक्रिया। हाँ, इसके कुछ प्रश्न निश्चित हो सकते हैं, प्रश्न लिखने में हो सकते हैं उनके पास किस प्रकार के प्रश्न करने हैं हमें, लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ती है तो किस व्यक्तित्व का आदमी है, किस प्रकार से, तो वो प्रश्न भी अपने आप मौखिक रूप से उससे पुट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने बैठ करके उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी उद्देश्य को लेकर के किया गया गंभीर वार्तालाप या किया गया मौखिक गंभीर वार्तालाप ही क्या है? साक्षात्कार है। तो इन सभी को मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? किसी उद्देश्य को लेकर के मौखिक रूप से किया गया गंभीर वार्तालाप ही क्या है? साक्षात्कार है, जिसके अंदर आमने सामने बैठ करके व्यक्ति बातचीत करते हैं। इसके आधार पर हम कुछ विशेषताएं देखें तो विशेषताएं हमारे पास सामने आती हैं कि दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक मैनेजमेंट टीम पूरी हो सकती है, शास्त्रकला टीम भी हो सकती है, दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके वार्तालाप करते हैं। ये वार्तालाप कैसा होता है? गंभीर होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा है दो व्यक्तियों में वार्तालाप होता है और ये वार्तालाप दो व्यक्ति, तो इसमें क्या है? उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है, गंभीर वार्तालाप होता है, उद्देश्य को लेकर होता है। तो इसमें एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के किया गया जो बातचीत है वो इंटरव्यू नहीं कहलाएगी, साक्षात्कार नहीं कहलाएगी। तीसरी बात है, चौथी बात है कि व्यक्ति में व्यक्ति का संबंध या व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध। इसमें दो व्यक्ति हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो व्यक्ति का व्यक्ति के अंदर संबंध पैदा होता है, वो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। साक्षात्कार करता होता है वो, क्योंकि इंटरव्यू देता है, उसको समझने का प्रयास करता है, तो इंटरव्यू जो दे रहा है उसको भी उस जो मैनेजमेंट है या जो इंटरव्यू ले रहा है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। जो बातचीत करता है, किस प्रकार की बातचीत करता है, वो किस लेवल का जो व्यक्ति है, इसके बारे में जानने का प्रयास करता है। तो दोनों व्यक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं, डायरेक्ट मेथड से संबंधित हो जाते हैं। आगे की बात है, आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में गंभीर रूप से वार्तालाप होता है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध स्थापित होता है और दो व्यक्तियों में से एक को उद्देश्य का ज्ञान आवश्यक रूप से होता है। इंपॉर्टेंट बात है कि वार्तालाप उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के साक्षात्कार ने वार्तालाप किया है तो साक्षात्कार नहीं कहलाएगा, इंटरव्यू नहीं कहलाएगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों को उद्देश्य ज्ञान हो। अधिकतर जो स्थिति होती है उसमें दोनों को ज्ञान होता है कि ये इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, क्या कारण है। जैसे किसी जॉब के लिए लिया जा रहा है तो जो आ रहा है उसको भी पता है कि मुझे इस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, और जो लेने वाला है उसको भी पता है कि क्यों लिया जा रहा है, उद्देश्यपूर्ण कि हमें इस वैकेंसी को फिल करना है, उसकी योग्यता को जांच करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें दोनों को ज्ञान है कि उद्देश्य की बातचीत है, उसका जो उद्देश्य है वो किसी को भी ज्ञात न हो, ऐसा नहीं हो सकता।
दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक है, और उस उद्देश्य का ज्ञान गंभीर रूप से यदि हम उस पर पूर्ण रूप से बातचीत करते हैं तो वो ही इंटरव्यू होता है। जैसे किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, मान लो ऐतिहासिक विधि से जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उससे बातचीत करेंगे। हालांकि हो सकता है कि उसको पता नहीं है कि वो बात हमारे से क्यों बातचीत कर रहा है, हमारे बारे में जानने का प्रयास क्यों कर रहा है। आप सामान्य रूप से वहाँ पर घर पे जाकर के उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो उसको हो सकता है कि आपके उद्देश्य का पता न हो, लेकिन आपको तो ध्यान है कि मैं इसके प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से किसी एक व्यक्ति को उद्देश्य का ज्ञान होता है। आगे है वांछित जानकारी संग्रह। तो जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, उसको हम संग्रहित करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं। तो इस प्रकार से उससे संबंधित एक डाटा हमारे पास आ जाता है। उस डाटे का विश्लेषण और संश्लेषण करते हुए हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसके आधार पर परामर्श भी दे सकते हैं, उसके बारे में निर्देश भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या है उसके आधार पर उसके अंदर डाटा का संग्रह करते हुए, उसको क्रमबद्ध रूप से करते हुए हम उसके जो साक्षात्कार को पूर्ण करते हुए किसी नियुक्ति को पूर्ण कर सकते हैं, किसी परामर्श दे सकते हैं, तथ्यों का संग्रह भी कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम जो भी वांछित जानकारी हमें चाहिए उसको संग्रहित कर लेते हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए उसको हम संग्रहित कर लेते हैं। तो ये 4-5 जो विशेषताएं उसके सामने आती हैं उसके बारे में ध्यान रखना है कि साक्षात्कार मौखिक रूप से किया जाता है, आमने सामने बैठकर किया जाता है, साक्षात्कार उद्देश्यपूर्ण होता है, और इसमें व्यक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध पैदा होता है। और इसमें दो व्यक्तियों में से, दो व्यक्ति का मतलब यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दो व्यक्ति है, इसमें अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो दोनों में से एक को क्या है उद्देश्य का ज्ञान होता है, और इसके माध्यम से हमें जो भी जानकारी चाहिए होती है हम उसको एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसमें हमने विशेषताओं के आधार पर पाया कि हम विशेषताओं के बारे में जानने के बाद में इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो आगे हम दो टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के आधार पर उसके प्रकार क्या हैं। तो हमने परिभाषाएं देखी, उसकी विशेषताएं देखी, तो विशेषताओं के आधार पर हमें थोड़ा सा तो ज्ञान हो गया होगा कि इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति से व्यक्ति संबंधित होता है, तो इंटरव्यू क्यों ले जाते हैं, किसी जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति का चुनाव करने के लिए, है ना, किसी समस्या को हल करने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसका इंटरव्यू लेकर के इसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग होता है निर्देशन में, जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, तो निर्देशन के अंदर हमें इसका प्रयोग किया जाता है कि आप इस प्रकार से कार्य करें, इस प्रकार से कार्य करें तो आप सफल हो जाएंगे। निर्देशन के रूप में, परामर्श के रूप में किया जाता है। और दूसरा है सूचना संग्रह करना। सूचनाएं संग्रहित करना, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हमें सूचनाएं संग्रहित करनी है, डाटा कलेक्ट करना है, तो हम किसी व्यक्ति के, उन व्यक्तियों का क्या है इंटरव्यू लेते हैं, उससे संबंधित जो वस्तु होती है उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और इसी के आधार पर जो महत्वपूर्ण ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो है नवीन व्यक्ति की नियुक्ति का। हमें कोई वैकेंसी है, किसी जॉब के लिए अप्लाई, हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो हम एक इंटरव्यू रखते हैं, उसके अंदर जो उसके योग्य व्यक्ति हैं वो अप्लाई करते हैं और एक इंटरव्यू के माध्यम से हम उसका चुनाव करते हैं। तो नए व्यक्तियों का नियुक्ति के लिए क्या है साक्षात्कार किया जाता है। समस्याओं के समाधान में कुछ व्यक्तिगत समस्या होती हैं, कुछ सामाजिक समस्या होती हैं, कुछ प्रकार से मानसिक रूप से व्यक्ति दबाव में होता है, तो उन समस्या को, उसकी समस्या को जानने का प्रयास किया जाता है, फिर उसकी समस्या को समाधान की ओर आगे ले जाया जाता है। इस प्रकार से समस्याओं के समाधान में भी इसका उपयोग किया जाता है।
और इसी के बाद में हम यदि कहें तो व्यवसायिक ज्ञान में हम जब एक छात्र होता है, छात्र के बारे में, क्योंकि ये मनोविज्ञान अधिकतर बालकों पर अप्लाई होता है, उसके तहत ये बातचीत करेंगे कि जब एक बालक है तो 10वीं पास कर लेता है, 11वीं है, तो उसको एक विशेष विषय चुनने होते हैं, किस प्रकार से का उसका व्यवसायिक रुझान है, उसके बारे में एक गाइड करना होता है उनको। तो हम एक उसकी कुछ जो उसने अंक प्राप्त किए हैं या किस व्यक्ति उसका रुझान है, उसकी बातचीत करेंगे, उसकी रुचि है उसके जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम उसके व्यवसायिक रुझान को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम एक उस व्यवसायिक रुझान को जानते हुए हम एक गाइड कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि आप इस प्रकार का कार्य करें। तो एक व्यवसायिक रुझान को जानने के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है। छात्रों के व्यवहार की जानकारी, व्यक्तिगत व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तिगत कैसा है, तो हम जब उससे बातचीत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका व्यवहार कैसा है, बालक का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार का लालन पालन उसका हुआ है, किस प्रकार की परिवार से वो आया है। तो उसकी व्यवहार की जानकारी के लिए भी साक्षात्कार लिया जाता है। समायोजन में सहायक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समायोजन में सहायक। कई भी बालक होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से नैतिक नहीं होते, सामाजिक रूप से उनको अच्छा जो वातावरण नहीं मिला होता, तो हम उसके इंटरव्यू लेकर के उसको जानने का प्रयास करते हैं उसमें समस्या क्या है। व्यवहारिक समस्या अधिक आ रही है, जहाँ उसकी मित्रमंडली इस प्रकार का वातावरण है, जहाँ उसकी जो परवरिश हुई है वो कहाँ हुई है, किस एरिया में हुई है, वहाँ का माहौल कैसा है। तो हम इसके माध्यम से जब उससे बातचीत करते हैं तो हम उसको फिर उसके आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं कि आप इस प्रकार से करें, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो उससे जो उसकी कमियां हैं उसको दूर हो सके, तो एक वो बाल के साथ समायोजित हो सके, परिवार में समायोजित हो सके, कक्षा में समायोजित हो सके। इस प्रकार से इंटरव्यू के माध्यम से हम उसकी समस्या को हल करते हुए, जो बालक को समस्या आ रही है उसको दूर करके एक समायोजन करने में भी सहायक होता है। इसका प्रयोग समायोजन में भी किया जाता है, क्योंकि हम किससे बातचीत करेंगे ना, तभी तो उसके बारे में पता चलेगा कि वो किस समस्या से गुजर रहा है। तो जब वो समस्या उसकी दूर हो जाएगी, हम उसको एक गाइड करेंगे, निर्देश देंगे कि आप इस प्रकार से कार्य करें, आपके पास से समस्या दूर हो जाएगी, तो वो अपने आप परिवार में समायोजित हो जाएगा, वो समाज में समायोजित हो जाएगा। इस आधार पर यदि हम प्रयोग के आधार पर देखें तो इसके प्रकार निकलेंगे, प्रयोग के आधार पर ही प्रकार बने हैं। यदि इनके माध्यम से इसको देखें, वही बात है निदानिक साक्षात्कार। निदानिक साक्षात्कार मतलब होता है जो सामाजिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, उसकी घटनाएं हैं, उनकी खोज करना, उसका समाधान करना, उनके कारणों की खोज करते उसका समाधान करना, जिससे कि व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो सके। कि कोई व्यक्ति चिंतित है, हम उससे बैठ करके बातचीत करते हैं तो हम उसको समस्या का समाधान कर देते हैं, उसकी चिंता को सुन लेते हैं, उसका बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी समस्या को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उसकी समस्या हल हो जाती है तो व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार के निदानिक जो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होते हैं, जिसके मतलब समस्या का हल हो जाता है, समस्याओं के कारणों का पता चल जाता है, उस कारण को दूर किया जाता है। तो सामाजिक घटना और कारणों की खोज करना, इसमें व्यक्ति के इस ढंग से वार्तालाप किया जाता है कि उसकी चिंता से मुक्ति मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, समस्याओं का कारणों की खोज की जाती है, उसके आधार पर समाधान भी किया जाता है। नियुक्ति साक्षात्कार कोई बात है, नियुक्ति में जो किया जाता है तो उसको क्या कह दिया, नियुक्ति साक्षात्कार कह दिया, और समस्या का समाधान है तो उसको निदानिक साक्षात्कार कह दिया, है ना। ये बातें शोध साक्षात्कार है, शोध के अंदर सामाजिक विश्व घटनाओं के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करने का बड़ा मौका मिलता है, और उसकी समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसको जान करके उसको समाधान की ओर ले जाया जाता है। तो संबंधित घटनाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। फिर निर्देशन का मतलब है वही परामर्श है, परामर्श साक्षात्कार। परामर्श के अंदर व्यक्ति की जो परामर्श प्रक्रिया में साक्षात्कार पर ध्यान रखा जाता है कि उसकी उद्देश्य व्यक्ति की जो सूझ पैदा हो जाए, वो अपने आप को अपनी समस्या से हल कर ले, अपने आप समस्या को हल कर ले, इस प्रकार से तैयार किया जाता है।
जिससे कि व्यक्ति को आत्मबोध की सहायता मिलती है। आत्मबोध का ज्ञान होता है कि अपने आप में ज्ञान आ जाता है कि मुझे इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार कार्य करना चाहिए। परामर्श दे दिया आपने कि आप इस प्रकार से करो, आप इस प्रकार से करना चाहिए, तो उसको एक रास्ता मिल जाता है, फिर उसको आत्मबोध हो जाता है कि मुझे इस प्रकार से कार्य करूँगा। परामर्श देना, परामर्श में चले ना चले वो तो उसकी मर्जी है, परामर्श दे दिया आपने। निर्देश का मतलब तो आदि प्रकार से आप इस प्रकार से कर लीजिए, वो गाइड हो गया, ठीक है। तो तथ्य संकलन का शास्त्रागार है, तो हम जो भी चाहते हैं सूचना संग्रहित करना है जैसे, तो उसके बारे में हम क्या तथ्य संकलन कर लेते हैं, जो चीज़ें आवश्यक होती है उसका डाटा संग्रह करते हुए फिर उसका हम एक एनालाइज करते हुए समस्या का हल करते हैं। इसी प्रकार से सर्वेक्षण शास्त्रागार है, सर्वे करना है। कोई भी कार्य है तो एक पूरे समाज के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर है, तो उसमें अनेक व्यक्तियों की दिलचस्पी, हमें उसमें से कुछ चीज़ों को चुनना है, तो एक सर्वे करके हम उसके लिए चुनते हैं। तो एक सर्वेक्षण जो शास्त्रागार है, इन सर्वे करके हम किसी एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को संकेत करते हुए समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर ही प्रकारों को गिना गया है। तो ये इसके प्रकार है, नैदानिक शास्त्रागार है, व्यक्ति के लिए है, शोध के लिए है, परामर्श के लिए है, तथ्य संकलन के लिए है और सर्वेक्षण। इस प्रकार से हम क्या है शास्त्रागार के प्रकार और उसके प्रयोग के बारे में चर्चा की है। आगे वाले वीडियो के अंदर हमने जो आगे जो क्लास लेंगे उसके अंदर हम जो शास्त्रागार की प्रक्रिया है, स्टेप्स हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में कुछ चीज़ें, इसकी उपयोगिता और महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।